हेलो गाइस, माय नेम इज़ ललित और आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ेंगे। ये पहला चैप्टर, उसके नोट्स देखेंगे और हम पूरी बारीकी से पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ना है और जब आप बैठें क्लास में तो आप कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठें, ताकि जो भी आपको आपकी काम की चीज़ लग रही है उसे आप अंडरलाइन करके स्क्रीनशॉट ले गए, आप उसे अपनी कॉपी में लिख लें। ओके, तो आइए हम शुरू करते हैं। राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद क्या है? ओके, पढ़ेंगे। किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देने वाली विचारधारा को राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो आपने देखा राष्ट्रवाद किसे कहा जाता है? किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देने वाली विचारधारा को राष्ट्रवाद कहा जाता है। ठीक है। राष्ट्रवाद की भावना को जड़ जमाने में राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रगान आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ओके, तो हम यहाँ पे इस चीज़ को स्पष्ट रूप से जान लिया है कि राष्ट्रवाद क्या है। यदि आपका पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए राष्ट्रवाद क्या है, तो आप इसे याद करें कि राष्ट्रवाद किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देने वाली विचारधारा को राष्ट्रवाद कहा जाता है। ओके, ठीक है। तो आप ध्यान से लिखते रहें, माइंड में बिठा लें। ओके, तो चलते हैं हम आगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। 19वीं सदी के मध्य के पहले यूरोपीय देश उस रूप में नहीं थे जिस रूप में उन्हें हम आज जानते हैं। यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों पर विभिन्न प्रकार के वंशानुगत साम्राज्यों का राज्य हुआ करता था। ये सभी राजतंत्रिक शासक थे जिन्हें अपनी प्रजा पर पूरा नियंत्रण हुआ करता था। उस काल में तकनीकी में कई ऐसे बदलाव हुए जिनके कारण समाज में आए बदलाव ने राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। सन 1789 में शुरू होने वाली फ्रांस की क्रांति के साथ ही नए राष्ट्रों के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी, लेकिन इस नई विचारधारा को जड़ जमाने में लगभग 100 साल लग गए। कितने साल लगे? 100 साल लग गए। अंडरलाइन करें। इसकी परिणति के रूप में फ्रांस का एक प्रजातांत्रिक देश के रूप में गठन हुआ। यही सिलसिला यूरोप के अन्य भागों में भी चलने लगा और 20वीं सदी के शुरुआत विश्व के कई भागों में आधुनिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई। ओके, आप इसे याद करें। ये जो हमने अभी पढ़ा है इसे याद करें और पूरी तरह से याद करें। छोटी से छोटी चीज़ पे आप ध्यान दें, कौन सी चीज़ आपके काम की है, किस चीज़ को हमें देखना चाहिए, आप देखें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति। क्या? फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, कैसे हुई, इसके बारे में हम जानते चलो। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति। फ्रांसीसी क्रांति के कारण फ्रांस की राजनीति और संविधान में कई बदलाव आए। सन 1789 में सत्ता का स्थानांतरण ऐसी संस्था को हुआ जिसका गठन नागरिकों द्वारा हुआ था। उसके बाद ऐसा माना जाने लगा कि फ्रांस के लोग ही आगे से अपने देश का भविष्य तय करेंगे। ओके, राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति। फ्रांसीसी जो लोग थे आगे से अपने देश का भविष्य तय करेंगे। वो ऐसा सोचने लगे, मन में ऐसा समझने लगे। आगे हम चलते हैं कि क्या कहती है बुक, क्या कहती है स्टोरी। आप इसे स्टोरी की तरह पढ़ेंगे तो समझेंगे।
आप इसे किताब की तरह पढ़ेंगे तो आपके ऊपर ये बोझ के समान धरी रहेगी और आप इसे याद नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते। आप इसे स्टोरी की तरह पढ़ें, जैसे दादी नानी स्टोरी पढ़ाती है ना, बताती है, इसी प्रकार से इसे पढ़ें। आसान लगेगी और याद भी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम राष्ट्र की भावना की रचना। ओके, क्रांतिकारियों में एक पहचान की भावना स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला, एक तीर्थभूमि और उसके नागरिकों की भावना का प्रचार, जिससे एक ऐसे समाज की अवधारणा को बल मिले जिसमें लोग को संविधान से समान अधिकार प्राप्त थे। दूसरा, राजसी प्रतीक को हटाकर एक नए फ्रांसीसी झंडे का इस्तेमाल किया गया जो कि तिरंगा था। ठीक है, स्टेट जनरल को सक्रिय नागरिकों द्वारा चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। इस पे अंडरलाइन करें क्योंकि ये पेपरों में आ सकते हैं सवाल। राष्ट्र के नाम पर नए स्तुति गीत बनाए गए और शपथ ली गई। ठीक है, शहीदों को नमन किया गया। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई जिसने सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम बनाए। ओके, फ्रांस के भूभाग में प्रचलित कस्टम ड्यूटी को समाप्त किया गया। ओके, कस्टम ड्यूटी को समाप्त किया गया। भार और माप की एक मानक पद्धति अपनाई गई। ठीक है, क्षेत्रीय भाषाओं को नेपथ्य में अधिक धकेला गया और फ्रेंच भाषा को राष्ट्र की आम भाषा के रूप में बढ़ावा दिया गया। ओके, तो हम आगे चलते हैं, पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं इनको लिख लें। मैं बार बार कहूँगा, इन्हें लिख लें, याद करें, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन पेपरों में ज़रूर आते हैं। यदि आज आप इन्हें याद ना करेंगे तो कल पछताएंगे। बुरा माने भला माने वो आपकी मर्जी, मैं तो आपको शिक्षा ही दूंगा। एक अच्छा टीचर वही होता है जो अपने छात्रों के विषय में सोचे, और मैं आपके विषय में यही सोचता हूँ कि आप पढ़ लिख के अपने माँ बापों का नाम रोशन करें। तो आइए हम आगे चलते हैं, समय को बर्बाद न करते हुए। क्रांतिकारियों ने ये भी घोषणा की कि यूरोप के अन्य भागों से तानाशाही समाप्त करना और वहाँ राष्ट्र की स्थापना करना भी फ्रांस के लोगों का मिशन होगा। ठीक है, यूरोप के अन्य भागों पर प्रभाव। फ्रांस में होने वाली गतिविधियों से यूरोप के कई शहरों के लोग पूरी तरह प्रभावित थे और जोश में आ चुके थे। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षित मध्यवर्ग के लोग और छात्रों द्वारा जैकोबिन के क्लब बनाए जाने लगे। उनकी गतिविधियों ने फ्रांस की सेना द्वारा अतिक्रमण का रास्ता साफ कर दिया। 1790 के दशक में फ्रांस की सेना ने हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के एक बड़े भूभाग में घुसपैठ कर ली थी। इस तरह से फ्रांस की सेना ने अन्य देशों में राष्ट्रवाद का प्रचार करने का काम शुरू किया। ओके, नेपोलियन, ठीक है, पढ़ते हैं नेपोलियन कौन है। नेपोलियन
1804 से 1815 के बीच फ्रांस का बादशाह था। आप इस पे अंडरलाइन करें। नेपोलियन 1804 से 1815 के बीच फ्रांस का बादशाह था। लिख लीजिए, ठीक है। नेपोलियन ने फ्रांस में प्रजातंत्र को तहस नहस कर दिया। तहस नहस कर दिया और वहाँ फिर से राजतंत्र की स्थापना कर दी। लेकिन उसने प्रशासन के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी बदलाव किए। उसने उस व्यवस्था को बेहतर और कुशल बनाने की कोशिश की। 1804 का सिविल कोड, जिसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है, इसे अंडरलाइन करें, नेपोलियन कोड कहा जाता है, जन्म के आधार पर मिलने वाले हर सुविधाओं को समाप्त कर दिया। इसने कानून में सबको समान हैसियत प्रदान की और संपत्ति के अधिकार को पुख्ता किया, ठीक है, जैसा कि उसने फ्रांस में किया था। अपने नियंत्रण वाले हर इलाकों में उसने नए नए सुधार किए। उसने डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, ठीक है, इटली और जर्मनी में प्रशासनिक विभागों को सरल कर दिया। उसने समाप्ति व्यवस्था को समाप्त कर दिया और किसानों को दास्ता और जागीर को आधा होने वाले शुल्कों से मुक्त कर दिया। शहरों में प्रचलित शिल्प मंडलियों द्वारा लगाई गई सीमितताओं को समाप्त किया गया। यातायात और संचार के साधनों में सुधार किया गया। क्या किया गया? यातायात के संचार के साधनों में सुधार किया गया। नेपोलियन के विषय में कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं, तो आप इन्हें नोट कर लें। इन नोट्स का मतलब ही यह है कि इन्हें नोट करके हम याद करें। ये नोट्स बनाए इसलिए जाते हैं, तो आप इन्हें लिख लें। ओके, तो हम आगे चलते हैं। जनता की प्रतिक्रिया। इस पर जनता की क्या प्रतिक्रिया हुई? जो नेपोलियन ने किया था उस पे जनता की क्या प्रतिक्रिया हुई वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। इस नई आज़ादी का किसानों, कारीगरों और कामगारों ने जमकर स्वागत किया। उन्हें समझ आ गया था कि एक समान कानून और मानक मापन पद्धति और एक साझा मुद्रा से देश के विभिन्न क्षेत्रों में सामान और मुद्रा के आदान प्रदान में बड़ी सहूलियत मिलने वाली थी। ओके, ये इतना हम पढ़ लिया। लेकिन जिन इलाकों पर फ्रांस ने कब्जा जमाया था वहाँ के लोगों की फ्रांसीसी शासन के बारे में मिली जुली प्रतिक्रिया थी। शुरू में तो फ्रांस की सेना को आज़ादी के दूत के रूप में देखा गया, लेकिन जल्दी ही लोगों की समझ में आ गया कि इस नए शासन व्यवस्था से राजनीतिक स्वतंत्रता की उम्मीद नहीं की जा सकती, ठीक है। ठीक है, नेपोलियन द्वारा लाए गए प्रशासनिक बदलावों की तुलना में टैक्स में भारी बढ़ोतरी और फ्रांस की सेना में जबरदस्ती भर्ती अधिक भारी लगने लगे। इस तरह से शुरुआती जोश जल्दी ही विरोध में बदलने लगा। जो शुरुआती जोश था वो विरोध में बदलने लगा। देख लीजिए किस प्रकार से हृदय परिवर्तन होते हैं। अभी इनमें मेल मिलाप का वो था, अब इनके अंदर
क्या हो गया, विरोध में बदलने लगा, है ना, विरोध में बदलने लगा। जो शुरुआती जोश था वो विरोध में बदलने लगा। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। क्रांतिकारी के पहले की स्थिति। 18वीं सदी के मध्यकालीन यूरोप में वैसे राष्ट्र नहीं हुआ करते थे जैसा कि हम आज जानते और समझते हैं। आधुनिक जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड कई सूबों, प्रांतों और साम्राज्यों में बटे हुए थे। हर शासक का अपना स्वतंत्र इलाका हुआ करता था। पूर्वी और मध्य यूरोप में शक्तिशाली राजाओं के अधीन विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे। उन लोगों की कोई साझा पहचान नहीं होती थी। किसी एक खास शासक के प्रति समर्पण ही उनमें कोई समानता की पुष्टि करता था। ओके, तो हम पढ़ेंगे राष्ट्र के उदय के कारण और प्रक्रिया। राष्ट्र के उदय के कारण और प्रक्रिया। ठीक है,